ये बताइए, जब हम बात करते हैं अगेन 1993 में जाते हैं, जब आपको जापान में अवार्ड मिला बेस्ट चिल्ड्रन साइंस बुक के लिए, उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी? और उस वक्त अवार्ड मिलना, वो भी जापान से, बहुत बड़ी बात होती है। एंड यू वाज जस्ट 23 आई गेस। यस, वो टाइम, मैं बुशा आपको एक बात बताऊं कि वो टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल इसलिए था कि मुझे पता भी नहीं था एक्सेलेटर के ऊपर। हमारे घर में माई ट्रेनिंग ही नहीं हमारे मुल्क में थी। एक पैनोरामा में होता था हमारे वो जो इलेक्ट्रॉनिक जो सीढ़ियाँ उस ज़माने में, और वो भी बंद होती थी, 8 सीढ़ियाँ होती थी। आप ये सोचें कि हम लोग कितने, हमारी ट्रेनिंग कितनी कम थी। हमें लिफ्ट में बैठना नहीं आता था, उसको ऑपरेट करना नहीं आता था, ये चीज़ें थी। और उससे पहले मेरा नहीं ख्याल मैं जहाज़ में बैठी थी। मैं आपको बताती चलूँ, और मैं एक दफ़ा कामरा में गई थी BSc में, वो हमें लेके गए थे एक मुशायरे पे, और हमारी बल्कि जहाज़ के अंदर उन्होंने स्टूल रखे थे, देयर वाज नो सीट इन द प्लेन। तो मुशायरे पे गए कामरा, ये आर्मी वालों ने एक मुशायरा कराया था। तो वो जहाज़ मतलब कौन सी एयरलाइन? वो C-130 का जहाज़ था, कोई एयरलाइन नहीं थी, उनका अपना होता है। तो वो था, तो वो दैट वाज अ गुड, उसमें भी मैंने अवार्ड तो मिला मुझे, मतलब उसमें पोजीशन थी, आई थिंक दैट वाज सेकंड, फर्स्ट बलाल सूफी थे और सेकंड आई वाज देयर। लेकिन मैं वैसे आपको बताती हूँ, इस तरह के डिफरेंट हमारे होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत चैलेंजेस यूँ थे, लेकिन मैंने अपने आप को 2-4 दिनों में एडजस्ट किया उस पूरे माहौल में, और आई वॉज वेरी मच हैप्पी। लेकिन आप ये सोचें कि वहाँ पर मैंने इतनी करीब से दुनिया नहीं देखी थी, उसको फिर मैंने आके वापस मैंने फिर एक सफ़रनामा जापान, आपने फिर लिखा सारा एक्सपीरियंस। बिल्कुल, वो मैंने एक्सपीरियंस लिखा, और दैट वाज हिरोशिमा के आंसू, टीयर्स ऑफ हिरोशिमा। अभी बल्कि जापानीज़ गवर्नमेंट ने उसको ट्रांसलेट, चूँकि अभी मेरा जब लेटेस्ट विजिट हुआ, अभी मैंने आज का जापान उसमें शामिल किया जो हमारा नया आ रहा है उसका एडिशन। और उस वक्त जापान कैसा था? 1993 जापान वाज लाइक a digital word at that time. लेकिन yes, computers everywhere. जापान की एक सबसे बड़ी खूबी ये थी, ये मेरे सफ़रनामे भी मैंने लिखा था उस वक्त। अभी मैं खुद अपना सफ़रनामा पढ़ती हूँ, आई एम सरप्राइज कि आई वाज सो मच, मेरा जिसे कहते हैं मुशाहिदा कितना स्ट्रॉन्ग था। स्कूल हम गए, हमारा उन्होंने डिफरेंट जगहों पे विज़िट करवाते थे, हम लोग नारा गए, क्योटो गए, मुझे याद है हमें तबस्सुम कश्मीरी साहब हमें ओसाका में जो हमारा उर्दू का डिपार्टमेंट वहाँ पे मिले, तो ये सारा था, इनवाइट किया सब कुछ। लेकिन ये मैं आपको बताऊँ, चूँकि और भी राइटर्स थे वहाँ पे पूरी दुनिया से, विकी कॉब अमेरिकन राइटर थी जिसके साथ मैंने फिर अमेरिका में जाके फिर मैंने किताब लिखी, वो साइंस की किताब लिखती। अच्छा, वो था उधर, ये था कि यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जो था वो बच्चों के प्राइमरी स्कूल में आके 2 दिन क्लास ज़रूर लेता था, ताकि आपकी बुनियाद जो है उस लेवल तक आप आके लेके चीज़ को चलें। तो एजुकेशन सिस्टम को यस, और कितना भी वहाँ पर कोई भी था, ये था कि वो मिट्टी के 12 ही रहते थे, उनकी अंदर रेत नहीं उनकी मिट्टी में शामिल थी, उन्होंने अना नहीं थी, तभी तो वो कौम जो है आज भी जवाल के बाद फिर अपने आप को कितना उन्होंने एलिवेट किया हर लिहाज। ट्रू। ये बताइए, जब हम बात करते हैं आपकी बाकी किताबों की, जी, जो तुमने देखा, ट्रेवलर ऑफ द USA, सोचती आंखें, उसके पीछे क्या था, क्या चल रहा था? ये बस ये देखें, तख्लीक जो है ना वो मैं कोई सोच के नहीं लिखती कि आज मुझे ये लिखना है। वो आपको एक, आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है, एक चीज़ क्लिक करती है, देन यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट इट। उसको पब्लिश मैं तो कहती हूँ उसी वक्त करानी चाहिए, क्योंकि एक औरत होने के नाते आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, अपनी फैमिली को रखना है। और मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था व्हेन आई वाज देयर इन US कि अपने बच्चों को भी रेस करना है और प्रॉपरली रेस करना है। उसके लिए मैंने वो भी काम किए जो मुझे ज़िंदगी भर नहीं करने चाहिए थे। मसलन आई वर्क, मैंने कभी शॉपिंग नहीं की थी ज़िंदगी में, आई नेवर वेंट टू बाज़ार। एंड जब आप अपना काम शुरू बाज़ार में कर लें, टेल मी अबाउट इट, बेशक आपकी कितनी बड़ी कंपनी हो, टेल मी अबाउट इट कि वो नॉइज़ आपके लिए कितनी पेनफुल थी। इट वॉज अ पनिशमेंट फॉर मी। आप मेरी बात समझते हैं? मेरे पल मुझे दिला दो, माजी जो गुजरा कुछ उससे ला दो, मेरी हदों के निशान बता दो, मेरे पल मुझे दिला दो। तो हमारे लिए, लेकिन उसका मुझे सिला यूँ मिला कि मेरे बच्चों ने देखा, चूँकि हमने ये नहीं सोचा था कि हम लोग देखें, देयर आर नो शॉर्टकट्स ऑफ लाइफ, राइट, व्हेन यू हैव टू डू, उस चक्की में आपने सब ने काम करना है, तो यही सक्सेस है। अब मेरे लिए वो प्राइड है, मैं उस काम को, उस बात को मैं बड़े प्राइड से बताती हूँ
एक इतनी बड़ी ऑफिसर होके, इतनी पढ़ी लिखी होके, इतनी हमारे लिए कितनी ऑनर की बात होती थी मुशायरों पे जाना। मुझे याद है मिर्ज़ा अदीब साहब होते थे, शहजाद अहमद, और उसमें बीना गोइंदी, यंग राइटर्स को हम ट्रेनिंग देने जाते होते थे पाकिस्तान। दैट वाज माय लाइफस्टाइल, यू नो। और फिर वहाँ जाके आप छोटी सी एक जॉब करते हैं साथ में, जब आप स्टूडेंट होते हैं तो आप फिर सोचते हैं ये मेरे बच्चे के दूध के लिए पैसे हैं, फिर आप समझते हैं ये मेरे बच्चे के घर के लिए पैसे हैं। तो इसलिए नेवर थिंक इट्स अ स्मॉल जॉब, नेवर थिंक, वो ही आपकी कामयाबी बनती है, वहीं से ही आपकी सक्सेस होती है। काम कभी छोटा नहीं होता। यस, और मैंने हमेशा हर चीज़ को एक्सेप्ट किया, और वो एक्सेप्टेंस मुझे यूँ मिली कि मैं समझती हूँ आज जब मैं अपने दोनों बच्चों की, उमर एंड अली की सक्सेस देखती हूँ या अपनी कौम की सक्सेस देखती हूँ, मैं अपने आप को कंफर्ट में देखती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। और देखिए यही तो है जो हम सब सीख रहे हैं। इवन कि मैं भी जब पॉडकास्ट में बैठी हुई तो आई फील सो मोटिवेशनल राइट नाउ बिकॉज यू आर स्पीकिंग अमेजिंग, एंड जो आपके मोटिवेशनल वर्ड्स हैं वो बहुत इंस्पायरिंग है हम सब के लिए। जब बात करते हैं 2011 के अनस्टॉपेबल अवार्ड की, तो ये बताइए जब आपने वो हासिल किया, जब आपको वो मिला, रिसीव किया आपने, तो उसके बाद आपकी क्या फीलिंग्स थी? आपने देखा कि आपके इर्द गिर्द कितने लोगों की ज़िंदगी संवर गई हैं, आप एज एन एग्जाम्पल थी उनके लिए। एग्जैक्टली। तो किस तरह सबने अपनी लाइफ्स को शेप अप किया? देखिए मैंने एक्चुअली आई वाज नेवर वांटेड टू बी एंटरप्रेन्योर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं करूँगी, लेकिन दैट वाज वन एलिमेंट इन माय लाइफ। मैंने जब काम करना पड़ा तो फिर मेरे लिए रास्ता निकला, और ये गूगल के ज़माने की बात नहीं है। Wonderful. जब इतना ईजी हो जाता था। फिर मुझे वहाँ के गवर्नर ने हमारी रिसिटेशन दी है, और उन्होंने फिर मुझे अवार्ड एक दिया कि नॉन स्टॉपेबल वुमेन का वो अवार्ड, कि आपने इतनी ग्रोथ की, कि यू हैड दिस कंपनी ग्रोथ लाइक दिस। और उसमें मेरा कमाल ये था कि मैंने सूरज की रोशनी नहीं देखी थी। यूनिवर्सिटी भी जाती थी, साथ में काम भी करती थी, 13 years, 5 o'clock in the morning, 11 o'clock come back home, and एक छुट्टी साल की। इस सक्सेस के पीछे ये सब कुछ है, लेकिन उस सक्सेस में मेरे एक उस शख्स का हाथ है। उसमें इशफाक साहब भी आते हैं, मेरे पेरेंट्स भी आते हैं, हर उस शख्स का जिसने मुझे कलम लिखना सिखाया, जिसने मुझे लफ्ज़ की हुर्मत का बताया। लफ्ज़ की हुर्मत अमल में है, लफ्ज़ के मानी में है, और मानी जब पूरे होते हैं जब हम उसके ऊपर अमल करते हैं। जैसे हम कुरान को जो है हम पढ़ने की किताब समझते हैं, कुरान जो है अमल करने की किताब। बिल्कुल। आपने कलम की बात की, मेरे जहन में आता है पेन से पेन नेम, जो कि आपको अशफाक अहमद साहब ने दिया। जी बिल्कुल। बीना गोइंदी, ये क्या किस्सा है ये बताइए। और आपका जो निकाह था उसमें जो वकील साहब मौजूद थे वो भी अशफाक अहमद भी थे, ये भी ज़रा बताइए। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा। इशफाक साहब की मेरे साथ एक ऐसी BSc में मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा, और फिर मैंने लिखना शुरू किया उनके लिए भी, और साइंस में उर्दू में लिखना शुरू किया। वो कहते थे कि तुम कहानियाँ जो लिखती हो इसको इस तरह लिखो, और उन्होंने एक पैराए में मुझे रहनुमाई की, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और फिर उनके साथ जुड़े हुए तमाम लोगों से हमारा एक्सपोजर भी हुआ। देखें, हमें कभी रिग्रेट नहीं करना चाहिए, और थैंकफुल भी नहीं होना चाहिए। आप कभी भी किसी शख्स की, जो एक आपको पियन या आपका घर का हेल्पर जो आपके लिए खाना भी बनाता है ना, वो भी आपका सक्सेस स्टोरी का एक बहुत बुनियादी एक होता है। तो इशफाक साहब वो तो उन्होंने हमारी शादी के वकील थे, और बानो कुदसिया जो थी, शी वाज ऑलवेज देयर फॉर मी, और ये सब लोग। कोई ऐसी खास बात याद हो आपको अशफाक अहमद साहब की या बानो कुदसिया की? जी, इशफाक साहब हमेशा जब कुछ लिखते थे, अच्छा लिखते थे, तो उनका एक तरीका था अप्रिशिएट करने का। तो वो 5 रुपए के नोट के ऊपर लिख के देते थे, तो वो मुझे कहते थे बीना बीबी, कहते थे हमारी गुड़िया बीना बीबी। तो वो इस तरह बुलाते होते थे, तो हमारी अपने घर की बेटी, तो ये कहते थे। तो लेकिन ये इशफाक साहब का एक बहुत बड़ापन था। और लेकिन अभी मैं देखती हूँ कि हर तरह के लोग होते हैं। खैर, इशफाक साहब वॉज नॉट जिसको लोग कहते हैं ही वॉज अ वेरी प्रोग्रेसिव पर्सन। वो जो एक था वो उस एज में सभी हो जाते हैं, लेकिन ही वॉज नॉट लाइक दैट जो समझते हैं। ही वॉज अ वेरी प्रोग्रेसिव पर्सन। और हम इंसान हैं, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर एवोल्यूशन भी आती है। और वो उनके किस्सों की जहाँ तक बात है, तो वो बहुत कुछ करते थे। हमारी जो लिखते थे, हमें डांटते भी थे। सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में मुझे डांट अपने बाप से पिटी और अपने इशफाक साहब से पिटी। ये 2 शख्स ऐसे थे। और या फिर मेरे हस्बैंड अब मुझे कहते हैं कि तुम अपने आप को टाइम दो। तो ये वो जो डांट होती है ना, उसमें बहुत मोहब्बत होती है। जब अशफाक अहमद साहब की बात करते हैं, बानो कुदसिया की, आपने उनको बहुत करीब से देखा। जी बिल्कुल। तो ये बताइए, जब हम बात करते हैं दोनों के रिलेशन की, तो वो कैसा था?
मैंने भी एक माह नौ में एक उनके लिए, इशफाक साहब के लिए भी उन्होंने एक उनका एक निकाला है, एक शुमारा उनका और एक बानो कुदसिया के नाम का, दोनों का। तो उनमें मैंने मज़ामीन लिखे और मैंने उसमें बहुत नई नई बातें बताई जो इशफाक साहब और बानो कुदसिया की मोहब्बत की बातें थी। बानो कुदसिया जो थी वो आप ये समझें कि एक एम्पायर की हैसियत से नहीं थी, बल्कि एक 12th जो 12वां खिलाड़ी होता है ना घर का, उसकी हैसियत से थी। शी वॉज़ अ वेरी, जिसे पीछे रहने वाली खातून थी, हमेशा अच्छा लिख के भी इशफाक साहब को ज़रूर पढ़ाती थी, उनका पूरा कॉन्फिडेंस था। हालांकि बानो कुदसिया ने टॉप किया था, उनकी क्लास फेलो थी। और आपको ये भी पता होगा, वो आप पढ़ लेंगे तो उसमें बाकी मानदा चीज़ें भी आपको पता चल जाएंगी। लेकिन ये है कि बानो कुदसिया इशफाक साहब को बनाने वाली भी किसी हद तक बानो कुदसिया थी। इसलिए चूँकि उनको कॉन्फिडेंस, देखें सबसे पहले इंसान की तरक्की के लिए आप पे कोई यकीन करे ना करे, आपको अपने ऊपर, खुद के ऊपर यकीन होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। आपका अपने ऊपर यकीन होगा तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं। दुनिया आपको जो मर्जी कहती रहे, तो सेम वाज विद इशफाक अहमद। और लेकिन बानो कुदसिया ने वो यकीन उनको दिया और हमेशा एक पीछे एक बांदी बन के खड़ी रही और वो उनको उसमें खुश थी। वो शी वॉज़ वेरी हैप्पी इन दैट। और वो इशफाक साहब की अच्छी बुरी बातों को हमारे साथ भी डिस्कस करती थी और बड़ी खुशी से करती थी और इशफाक साहब को पता था। बट इट वॉज़ अ वेरी एलिगेंट एंड इंटेलिजेंट कपल एंड वेरी लविंग कपल।